हेलो एवरीवन। सो अब जो है हम लोग हमारे चैप्टर में आगे बढ़े अगर तो आगे बढ़ते वक्त एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अब हमारे सामने आ रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? जितना भी अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी, सभी की सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी पढ़ी थी हमने फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। अब हमें क्या करना है, वही चीज़ों को देखना है कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं तो क्या वेरिएशन आता है। तो ये वेरिएशन वाला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है डायरेक्टली फ्रॉम दिस पार्ट ही पूछा जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो, सबसे पहली चीज, आप लोग ने अगर सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ध्यान से देखी हो तो सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक कॉमन चीज दिखेगी आपको, दैट इस टॉपिक को ना बढ़िया अलग से एकदम स्टार बना के नेक्स्ट पार्ट की तरह ही लिख लेना चैप्टर के, कि आपको एक चीज यहाँ पे देखने मिलेगी, दैट molecular weight of solute is inversely proportional to magnitude of all colligative properties. Colligative properties कौन कौन सी? Relative lowering of vapor pressure, then elevation in boiling point, depression in freezing point, एंड और हमने एक और कौन सी देखी थी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये इनका जो मैग्नीट्यूड होता है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। सभी के फॉर्मूलाज देख लो आप, सभी के फॉर्मूलाज में आप देखोगे वो जो प्रॉपर्टी है उसके मैग्नीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दिख रहा होगा आपको क्या चीज? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो टर्म है, मॉलिक्यूलर वेट, ये हम लोग यहाँ पे दो टाइप्स के पढ़ेंगे। दे आर बेसिकली टू टाइप्स। पहला टाइप जो है वो है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल molecular weight, or we also call it theoretical molecular weight, or it can also be called as actual molecular weight. आप इसे याद इस तरीके से कर सकते हैं, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपके एग्जाम कंडक्ट करने वाली नीट की, NTA, इसे नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट भी कहा जा सकता है, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट भी कहा जा सकता है, और एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट भी कहा जा सकता है। एंड ये होता क्या है? ये मॉलिक्यूलर वेट वो मॉलिक्यूलर वेट है जो हमारे एक्चुअल मॉलिक्यूल का, हम लोग जो मोलार मास निकालते हैं ना एटॉमिक मास ऐड करके, ये वो होता है। जैसे कि मान लो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन जो एक्चुअल होते हैं, दैट इज 23 प्लस 35.5, हमें मिलता है 58.5। So that is the normal molecular weight of NaCl, or we can say theoretical molecular weight or actual molecular weight. ठीक है, so ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, we get from molecular formula देख के हमें ये चीज पता चल जाती है, राइट? ये वाला मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा टाइप का जो मॉलिक्यूलर वेट हमें स्टडी करना है यहाँ पे वो है, that is our observed molecular weight. इसे observed molecular weight कहते हैं। ये कौन सा molecular weight है? ये वो molecular weight है जो एक्चुअल में, जब तुम NaCl मान लो पानी में डाल रहा हो तो वो किस तरीके से बिहेवियर शो कर रहा है, इफ इट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो फाइनल ऑस्मोट जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो एक्चुअली आएगी प्रैक्टिकली, उसके बेसिस पे जो हमें मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा, जो ऑब्जर्व्ड होगा, वो मॉलिक्यूलर वेट है। सो हम लोग ये भेजेंगे, इसे हम लिख देंगे यहाँ पे, वी गेट फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से जो हमें मॉलिक्यूलर वेट मिलता है वो ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ठीक है, तो दो तरह के मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को स्टडी करने हैं अभी, एक हो गया एक तरह से थियोरेटिकल और एक हो गया ऑब्जर्व्ड। इसका यूज क्या करना है वो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो, आइडियल और नॉन आइडियल वाला जो केस है ना, उसके नॉन आइडियल के अंदर पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे एक चीज समझनी है, ये चीज
दैट नॉन आइडियल बिहेवियर जो होता है सॉल्यूशन वो शो क्यों करते हैं। दो चीजें हमें उसके अंदर समझनी है। अगर हमारा सॉल्यूट में ऐड करूं इन और सॉल्वेंट एंड वो सॉल्वेंट में जाने के बाद में डिसोसिएशन करे, इफ वहां पे उसका क्या हो रहा हो, डिसोसिएशन हो रहा हो, तो चीजें हमें समझनी है। एंड दूसरा केस हमें ये समझना है, अगर वहां पे एसोसिएशन हो रहा हो, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हो रहा हो तो क्या होगा, एंड डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा। देखो एसोसिएशन हो रहा है, या पहली चीज एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन, दोनों केस में नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही एसोसिएशन होता है ना ही डिसोसिएशन होता है, बस सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलरली एसोसिएशन मॉलिक्यूल होगा या तो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होगा, इन दोनों में से एक चीज तो होगी ही, पक्का है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अनदर थिंग, अब डिसोसिएशन के अंदर क्या होगा समझो, मैंने NaCl सपोजिंग, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी दिमाग में हमारे दिमाग से बनाते हैं एग्जांपल कि भाई NaCl मैंने ऐड किया, जस्ट एक ऐसा ही केस ले रहा हूं, मैंने पानी के अंदर मान लो कि भाई मैंने 10 मोल NaCl ऐड किया, मुझे पता है पानी में जाने के बाद में NaCl क्या होता है, डिसोसिएट होता है। NaCl डिसोसिएट होके 10 मोल Na बना लेगा एंड 10 मोल Cl बना लेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस बना लेगा 10 मोल। एक्चुअली हुआ क्या, इन एक्चुअल सिचुएशन, बेसिकली ऑब्जर्व्ड सिचुएशन, दैट हमारे पास में टोटल मॉलिक्यूल्स जो बने हैं सॉल्यूट के वो कितने हैं, 20 मोल्स। हम कितना मान रहे हैं, हमने कितना ऐड किया 10, लेकिन पानी में जाके वो कितने हो गए 20। तो जो बिहेवियर शो करेंगे, उनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो बिहेवियर शो करेगी, वो किसके अकॉर्डिंग करेगी, 20 के अकॉर्डिंग करेगी। एंड हम लोग क्या मान रहे हैं, हम हमारे फॉर्मूला के हिसाब से क्या मान रहे हैं, 10 के हिसाब से। तो यहाँ पे एक एबनॉर्मालिटी आ जाती है, यहाँ पे एक वेरिएशन आ जाता है प्रॉपर्टीज के अंदर, वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। सो यहाँ पे देखो एक तरीके से डिसोसिएशन के अंदर क्या हुआ, डिसोसिएशन के अंदर मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर यूनिट्स, सही बात है। इससे मैं ये कह सकता हूं दैट देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इस वजह से इंक्रीज हो जाएंगे। एंड मुझे पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो क्या हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज कर जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस, देयरफॉर फाइनली वी कैन से, अभी मैंने देखा था शुरुआत में दैट मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इफ आई कैन से दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, वो लेस हो जाता है। और ये कौन सा मॉलिक्यूलर वेट है, देयरफॉर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हो रहा होगा, ये पक्की बात है। किस केस में, डिसोसिएशन के केस में। Whereas अगर मैं बात करूं एसोसिएशन के केस में, तो एसोसिएशन में केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स combines to form bulky units, सही बात है। and therefore I can say that number of solute पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज इस बार। मान लो तुमने कुछ 10 मोल एसिटिक एसिड ऐड किया, तो मुझे पता है मान लो अगर ये कि वो कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होके एक तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ कि वो 10 मोल में से 5 मोल के साथ में कंबाइन होके टोटल जो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 5 मोल ही रह जाएंगे। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। देयरफॉर आई कैन से दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपी से अगर मैं डिनोट करूँ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिक्रीज। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो गए तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट विल इंक्रीज। सो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट जो है, जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट होगा व्हिच वी डिराइव फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट है दैट विल इंक्रीज बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैव डिक्रीज्ड। ये एक चीज बहुत ही क्लियर आपको दिमाग में बैठा लेनी है फॉर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। पूरा चैप्टर अब आगे इसी के ऊपर बेस्ड है। एक तरीके से आप एंट्रेंस में कोई भी क्वेश्चन देखोगे रिलेटेड टू सॉल्यूशन चैप्टर, 99% ये चीज यूज आएगी ही आएगी कि डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, ये आपको ऑब्जर्वेशन वहां पे देना ही पड़ेगा।
आ रही है बात समझ में? अब हमने ये तो समझ लिया कि डिसोसिएशन एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। अब एक और चीज समझना कि हमारे ये चीज समझने से हुआ क्या। इससे हमें ये पता चला कि जैसे मान लो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में तुम अगर ग्लूकोज ऐड करोगे तो मुझे पता है ग्लूकोज ना ही डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, ठीक है। तो वो एक हमारा आइडियल सॉल्यूशन का फंडा रहेगा, वहां पे हम लोग जितना भी चीजें करी वैसे ही करते आएंगे। लेकिन अब मान लो मैं NaCl ऐड करूं, मुझे पता है NaCl डिसोसिएट होता है, तो मुझे ये समझना है कि ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को हमें सोल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से अब तुम क्वेश्चन को बाइफरकेट करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्यूशन चैप्टर का आपको यही देखना है क्वेश्चन में, सॉल्यूट जो गिवन है वो कैसा है, डज इट डिसोसिएट्स, डज इट एसोसिएट्स, और वो कुछ नहीं होता है ऐसा। तो वो चीज आइडेंटिफाई कर लोगे। और कुछ नहीं हो रहा होगा, ना ही डिसोसिएशन ना ही एसोसिएशन, तो वो आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कुछ भी हो रहा हो तो वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है, वांट हॉफ फैक्टर करके एक टॉपिक है, वांट ऑफ फैक्टर। अब ये वांट ऑफ फैक्टर एक टर्म है जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा टू डील विद नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हम वापस से सारी चीजें तो पढ़ेंगे ना, इतनी सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को फिर से थोड़ी नॉन आइडियल के लिए पढ़ेंगे। हम एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे जो हम लोग सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में अगर लगा दें तो क्या हो जाएगी, वही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अब किसके लिए बन जाएगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बन जाएगी। तो वो फैक्टर जो है उसे हम क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, वो एक करेक्टिव फैक्टर है, ठीक है। नाउ वांट ऑफ फैक्टर बेसिकली हमें इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा, बिकॉज हमने देखा कि ऑब्जर्व्ड मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट्स एंड थियोरेटिकल मोलेकुलर वेट्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, सेम नहीं है। we know that observed molecular weight and theoretical molecular weight are not same for dissociation and association। सही बात है, डिसोसिएशन के लिए ये चीज सेम नहीं आ रही, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस अ करेक्शन फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, जिसे हम लोग I से डिनोट करते हैं, दैट इज बेसिकली observed colligative property divided by normal colligative property। ये जो रेशियो होता है ऑब्जर्व्ड colligative property का डिवाइड बाय दैट नॉर्मल colligative property, दिस इज बेसिकली नोन एज वांट ऑफ फैक्टर। इसे अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में लिखें ऑफ सॉल्यूट, तो देखो colligative property हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट से, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, नॉर्मल molecular weight of solute divided by observed molecular weight of solute। ये हमारा इंट्रोड्यूस हो गया एक नया फैक्टर, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हमने क्या लिखा है, सिंपल सा, प्लीज रिमेंबर इट प्रॉपर्ली, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, एंड अगर हम लोग वही चीज मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं ऑफ सॉल्यूट, तो नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व्ड। अब तुम बोलो इसका काम क्या है, ये तो समझ में आ गया कि ये रेशियो है, इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेक्शन करेंगे हमारे फॉर्मूला में, वो चीज समझ लो। देखो नाउ सपोजिंग कोई भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं, हमने पता है ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मुझे अगर करेक्टेड ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हो, मतलब मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालनी हो, तो वो कैसे निकल सकती है, लेट अस सी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई कैन से दैट ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सपोजिंग मुझे भी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा हूं, if I am talking about osmotic pressure, नंबर 1 केस में ले रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मुझे अगर ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, मान लो पाई, दैट विल बी इक्वल्स टू आई इनटू नॉर्मल कोलिगेटिव। नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ रहा था हमारा, CRT, तो वो CRT लिख दो यहां पे।
तो सीआरटी आपका फॉर्मूला था, इनटू आई किया तो ये तुम्हें एक्चुअली कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो मिल गया। पाई इक्वल टू क्या हो गया, आईसीआरटी। पहले क्या था, सिर्फ सीआरटी था, अब क्या हो जाएगा आईसीआरटी। ये आई कैसे निकालना है वो मैं सिखाऊंगा अभी सिर्फ आप करेक्शन देख लो हमने फॉर्मूला में क्या किया है। फॉर्मूला में करेक्शन क्या हो गया, पाई इक्वल टू सीआरटी की जगह तुम क्या याद करोगे, पाई इक्वल टू आईसीआरटी। हमेशा तुम बोलोगे सर हमेशा कैसे, आइडियल में तो ये चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आइडियल में भी ये याद रख ले, सबके लिए याद रख ले। क्यों, आइडियल के केस में आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्यों, आई क्या है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड आइडियल केस के अंदर ये दोनों चीजें सेम ही होगी, ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल, तो दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो गया 1 हो गया। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। तो तेरा जनरल फॉर्मूला तो यही याद रखेगा, पाई इक्वल्स टू आईसीआरटी। अगर आइडियल सॉल्यूशन है आई की वैल्यू 1 रख ले, नॉन आइडियल है तो आई क्या होगा वो मैं निकालना सिखाऊंगा अभी। समझ में आ गई बात। सेम यही चीज तू बाकी सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए भी लिख सकता है। देख अगर मैं बात करूं, मान ले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो क्या था, डेल्टा पी अपॉन पी लिख दूं, डेल्टा पी अपॉन पी एस लिख दूं ना, या तो चल पूरा ही लिख देता हूं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू, ये मान ले ऑब्जर्व हमारा फाइनल हमें निकालना है, वो क्या हो जाएगा आई इंटू क्या आ जाएगा, हमने देखा था याद कर, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस का फॉर्मूला जो हमारा एक्चुअली हमने याद किया था फॉर आइडियल सॉल्यूशन, बस वो यहाँ पे लिख देना है तुझे। वो क्या आ जाता है, दैट इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत, क्लियर है। सेम यही चीज अगर मान ले मैं लिख देता हूँ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या थी वहां पे, केबी इंटू एम, केबी इंटू मोलालिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बस आई इंटू केबी इंटू मोलालिटी। क्लियर हो गई चीज। लास्ट मान ले हम लोग यही चीज लिख लेते हैं हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी एफ के लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या आ जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम। कुछ नहीं करना है, सभी के अंदर आई मल्टीप्लाई कर देना है, तेरा एक्चुअल जो है ना, तेरा ऑब्जर्व्ड जो वैल्यू है ना वो मिल जाएगी तुझे। समझ में आ गई, करेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये चीज आई थिंक क्लियर है, इसके अंदर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई क्या होता है वो हमने देख लिया, एंड आई को लगाना कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हमने देख लिया। नाउ लेट अस सी कि ये आई कैलकुलेट कैसे करना है। अब हम लोग देख लेते हैं आई हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके अंदर हम लोग दो केसेस डिस्कस करेंगे, पहले डिसोसिएशन एंड देन एसोसिएशन। सपोजिंग मैं बात करता हूँ डिसोसिएशन की, पहले डिसोसिएशन वाला जो केस है वो हमें डिस्कस करना है। अब इसके अंदर हमारा मोटिव क्या है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड आई। अल्फा एंड आई के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। अल्फा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड आई हमें पता है वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर हो गई थी। मान लो हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल ए, वो सॉलिड मॉलिक्यूल डिसोसिएशन करता है जब सॉल्वेंट में जाके मिक्स करते हैं हम लोग उसे, एंड डिसोसिएशन होके मान लो बी प्लस सी प्लस इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स बना रहा है। समझ में आ गया, जैसे NaCl है, NaCl किस में डिसोसिएट होता है, Na प्लस और Cl माइनस, वो दो में डिसोसिएट हो रहा है। ये हमारा एक ऐसा सॉलिड मॉलिक्यूल ले लिया, मान लो वो n मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसोसिएट हो जा रहा है, B C D ऐसे कुछ भी। इसके मान लो इनिशियल हमने मान ली कंडीशन में ले लिया 1, ये 1 अमाउंट में प्रेजेंट है, ये क्या है 0 0 इस तरीके से प्रेजेंट। इनिशियली हम लोग प्रोडक्ट कुछ में नहीं लेते। इक्विलिब्रियम आते आते ये कितना हो जाएगा, मान लो ये सपोजिंग 1 माइनस अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए इज सपोजिंग अल्फा, तो हमें इक्विलिब्रियम पे कितना बाकी रह जाएगा ये पता करना हो तो ये कितने क्या चीज हो जाएगी 1 माइनस अल्फा। मान लो 20% डिसोसिएट होता है, 1 माइनस 0.2, 20% ऑफ 1, इसलिए हम लोग ने 1 माइनस अल्फा लिख दिया एट इक्विलिब्रियम। देखो जब ये 1 रिएक्ट करता है तब ये कितना बनता है 1, ये जब अल्फा अमाउंट डिसोसिएट होगा तब ये कितना बनेगा अल्फा, सिमिलरली ये भी कितना बनेगा अल्फा एंड सो ऑन। ये हम इक्विलिब्रियम का फंडा लगा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं टोटल मॉलिक्यूल्स इनिशियली अगर मैं बात करूं तो वो कितने हो जाएंगे 1, बिकॉज सिर्फ ए ही प्रेजेंट है। टोटल मॉलिक्यूल्स एट इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करूं तो वो कितने हो जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली ऑब्जर्व्ड वैल्यू,
अगर मैं बात करूं तो दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑब्जर्व्ड कि भाई एक्चुअली वहां पे डिसोसिएशन हुआ। ये क्या था, डिसोसिएशन ना हो तो मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, एक तरह से नॉर्मल कंडीशन में 1 हो गए। एंड ऑब्जर्व्ड कंडीशन में हमारे टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा कितने आएंगे, मान लो मैंने n मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो रहा है ये, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा, इस तरीके से चीज आएगी। एंड मान लो ये है हमारे पास में टोटल n, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इसे अगर मैं लिखूं सही से, दिस विल कम आउट टू बी 1, और यहाँ से मैं अल्फा को कॉमन निकाल दूं, यहाँ पे प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ n minus 1. I can write this thing. These are the observed molecules. मुझे अभी पता है that I क्या होता है, what is I? I is observed colligative property upon normal colligative property. Observed colligative property upon normal colligative property. And observed colligative property किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व्ड। सो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास में, 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, जो हमारे नॉर्मल मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूट के, उस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, तो वो कितने हैं 1। इससे अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे फाइनली, आई कैन से दैट एक तो i का रिलेशन मिल गया, दैट i इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ n माइनस 1। क्वेश्चन में अगर आपको अल्फा की वैल्यू गिवन हो, n तुम्हें पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा, जैसे NaCl है, NaCl कितने मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होने वाला है, 2 में, तो 1 की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी 2। मान लो सपोजिंग तुम्हें दिया हुआ है AlCl3 कितने में डिसोसिएट होगा, Al+3 N3 Cl-, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होगा 4, तो वहां पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये तुम्हें पता चल सकता है। अल्फा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, i मिल जाएगा यहाँ से, तो ये एक हमारे पास में फॉर्मूला आ गया टू कैलकुलेट i। दूसरा, कई बार i दिया होगा और अल्फा ढूंढना होगा, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को अल्फा के टर्म्स में लिख लेते हैं। भाई अल्फा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे अल्फा क्या आ जाएगा, लेट अस सी, अल्फा विल बी इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। यू कैन रिमेंबर दीज टू फॉर्मूला डायरेक्टली, बिकॉज हर बार तुम सब क्वेश्चन में ये चीज सॉल्व नहीं करोगे, यू हैव टू डू डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूलास। तो क्या हो गया हमारे पास में, अल्फा इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। दिस इज फॉर डिसोसिएशन। ये कौन से केस के लिए, सिर्फ और सिर्फ डिसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन के लिए दूसरा फॉर्मूला होगा। डिसोसिएशन के लिए क्या याद रखोगे, अल्फा इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा एक और चीज समझना, डिसोसिएशन के केस के लिए मैं बता देता हूँ। मान लो कि हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, i इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, एंड हमने अल्फा को क्या लिख दिया है, अल्फा इक्वल्स टू, अभी याद किया हमने, बताओ क्या किया है, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हम लोग इसको थोड़े डिफरेंट केसेस में अगर समझ लें, ठीक है। मान लो मैं केस ले रहा हूँ जिसके अंदर NaCl है, सपोजिंग एग्जांपल, पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ NaCl। तो NaCl के अंदर केस के अंदर बताओ, अगर मैं यहाँ पे अलग अलग चीजें आपसे पूछूं, सपोजिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है मान लो, देन i क्या होगा एंड अल्फा क्या होगा। इनके लिए अगर हमें रिलेशंस लिखने हैं तो हाउ विल वी राइट, लेट्स सी। NaCl के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बिकॉज वो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होने वाला है। तो इसके लिए i क्या हो जाएगा, देखो i will be equals to, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दो, 2 minus 1 is 1, so 1 plus alpha। अल्फा तुम्हें जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है ना, ऐसा दिया हुआ होता है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये वर्ड सुनते ही तुम्हें ये समझ जाना है कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या मान लेनी है हमें, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, होगा क्या अल्फा, 100% डिसोसिएशन होगा। 100% डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगा मान लो, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 2, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू n की वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसको भी मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर देता हूँ। इफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, then I can say that very dilute solution के केस में alpha will be equals to 1, therefore alpha will be equals to 1।
Therefore I can say that I will be equals to 1 plus 1 into n minus 1 फॉर ऑल केसेस हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से फाइनली मुझे देखो क्या मिल जाएगा, I will be equals to n। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। मान लो AlCl3 है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो तुम्हें डायरेक्टली I की वैल्यू क्या बोल देनी है 4। क्यों 4? I will be equals to n, यानी AlCl3 के लिए n की वैल्यू क्या होती है 4। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। अगर क्वेश्चन में डाइल्यूट सॉल्यूशन ना दिया हुआ हो या 100% डिस्यूशन ऐसा ना दिया हुआ हो, मान लो बोला हुआ है डिग्री ऑफ डिस्यूशन 30% है, तो आपको चीजों को ऐसे करना पड़ेगा कि I will be equals to 1 plus alpha। 1 plus alpha मतलब 1 plus 0.3 हो जाएगा अगर 30% डिस्यूशन। अकॉर्डिंगली ये जनरली चीजें हैं, ये डायरेक्टली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अच्छा यहाँ पे अगर मैं I की वैल्यू लिखूं तो I will be equals to what, देखो n की वैल्यू 2 है तो 2 minus 1 1 आ गया, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा will be equals to I minus 1, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तुम लोग सर एक ही तो चीज होगी, लेकिन अभी अलग अलग तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा समझ में जल्दी आएगा। दूसरा केस अगर मैं मान लो मैं ले लेता हूँ AlCl3 है, मान लो AlCl3 के लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। therefore I will be equals to, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 4 minus 1 that is 1 plus 3 alpha, and I can say that alpha will be equals to I minus 1 upon 4 minus 1 is 3। कोई दिक्कत? मान लो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, K4FeCN6। K4FeCN6 के लिए n की वैल्यू क्या होगी, K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके अंदर हमें पता है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है या आयनिक स्फीयर होता है, बता चुका हूं मैं, ये थोड़ी बहुत बेसिक चीज है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो ये 4 K+ आयंस में डिसोसिएट होगा और एक ये बड़ा नेगेटिव आयन होगा FeCN6-1, राइट और नॉट। तो इस तरह टोटल आयंस इसमें कितने आ जाएंगे 5। टोटल आयंस 5 आ गए तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I will be equals to 1 plus 4 alpha। कोई दिक्कत? and alpha will be equals to I minus 1 upon 4। एकदम क्लियर हो रही है चीजें। फोर्थ मान लो हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो ग्लूकोज और सपोजिंग यूरिया, ऐसा कुछ कंपाउंड दे रहे हैं जो ना ही डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन बना के। उनके लिए अगर मैं बात करूं, उनके लिए ये सारी चीजें हमें डिस्कस नहीं करनी है, हम डायरेक्टली ये बोल देंगे इनके लिए दैट देयर I will be equals to 1। I will be equals to 1 and I equals to 1 मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ अल्फा will be equals to 0। अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में उस केस में 0। therefore I will be equals to 1। वहाँ ये सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। ये सारे के सारे एक तरीके से क्या बनाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनाएंगे बिकॉज दे आर डिसोसिएटिंग। एसोसिएटिंग वाला केस अलग देखेंगे, अभी सिर्फ डिसोसिएशन वाली बात है। एकदम क्लियर समझ में आ गई चीजें, आई कैसे निकालना है पता चल जाएगा अब आप लोग को, और उसको फिर यूज कैसे करना है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो मैं बता चुका हूँ पहले, फॉर्मूला में बस आई रख देना है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं एसोसिएशन के लिए क्या होगा, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन एंड उसमें भी अगर मैं रिलेशनशिप निकालूं बिटवीन अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड आई, वो कैसे आएगा लेट्स सी। सपोजिंग हमारे पास में n मॉलिक्यूल्स है ए सॉल्यूट के, वो एसोसिएशन करके सपोजिंग एक बड़ा an मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं, ठीक है। दीज आर n a मॉलिक्यूल्स और ये एक बड़ा an मॉलिक्यूल बन गया, एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया सपोजिंग, ठीक है। इनिशियली मान लो ये हम लोग 1 ले और ये 0 ले, ठीक है। एट ऑब्जर्व्ड कंडीशन जब सॉल्यूशन बना है उस टाइम पे ये कितना हो जाएगा, 1 में से अल्फा अमाउंट ये मान लो कम हो गया बिकॉज अल्फा अमाउंट ऑफ दिस इज एसोसिएटेड, तो वो कम हो गया। क्लियर हो गई ये चीज? अगर ये अल्फा अमाउंट कम हो गया है तो ये देखो, ये जब n अमाउंट रिएक्ट करता है तब ये 1 बनता है, तो ये जब अल्फा रिएक्ट किया हो तो ये कितना बन जाएगा, दिस वुड बी व्हाट, बताओ, दिस विल बी अल्फा बाय n, इतना बना होगा ये। कोई दिक्कत? ध्यान से देख लो, इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट और कुछ नहीं। अब वापस से वही चीज बात करते हैं हम लोग, अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली देखूं, एक तरीके से ये कौन सी कंडीशन होगी, नॉर्मल। अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता तो क्या है 1, ये हमने 1 माना है इनिशियली, ठीक है ना, उससे 1 ही लेना है, ठीक। एंड
मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एट इक्विलिब्रियम, मतलब ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, ऑब्जर्व्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू कितने आ जाएंगे, देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 1 माइनस अल्फा को कॉमन निकाल लिया है ना, अगर हम अल्फा को कॉमन निकाल लिया आई कैन राइट इट एज 1 बाय 1 माइनस 1 बाय एन, ये लिखा जा सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी, मैंने जैसे आपको पहले बताया था आई क्या है, ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन अपॉन 1। ये हमारे पास आई का फॉर्मूला आ गया। इसे मैं अल्फा का फॉर्मूला लिखूं तो अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाय एन। ये फॉर्मूलाज हमें डायरेक्टली याद रखने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्फा इक्वल्स, इसको याद करना बड़ा आसान भी है, अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाय एन। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड। जैसे कि एसिटिक एसिड जो होता है वो एसोसिएशन करता है, एसोसिएशन करके वो क्या है, दो मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी 2, बिकॉज कितने मॉलिक्यूल कंबाइन हुए, 2। कई जगह आपको दिखा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा कि टेट्रामराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज हैपनिंग। टेट्रामराइजेशन मतलब 4 मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, तो वहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ट्राइमराइजेशन लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 3। डाइमराइजेशन लिखा हुआ है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस तरीके से 2। सो अकॉर्डिंगली यू विल नो, एंड बाकी चीजें वापस वैसे ही हो जाएगी। ये आई और अल्फा की वैल्यू हम लोग अलग अलग केसेस के लिए डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी फॉर वैल्यू उस तरीके से, समझ में आ गया। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि वान हॉफ फैक्टर निकालना कैसे है यूजिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एंड उसका यूज कैसे करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हमने देख लिया, थियोरेटिकली सारी चीज़ों को समझ लिया। हम अब क्या करेंगे, हमारे अगले लेक्चर के अंदर, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस पार्ट। एंड एक चीज़ समझ लेना, अगला लेक्चर ऐसा लेक्चर है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन उस लेक्चर में से हुआ ही होगा। न्यूमेरिकल जो आता है इस टॉपिक में से 100% पूछा जाता है, तो प्लीज़ जितनी भी चीज़ें थियोरेटिकली पढ़ी उसे सही से समझ लेना, फॉर्मूलाज याद रख लेना, कोई कंसेप्चुअली दिक्कत हो तो उसे बार बार देख के समझना, एंड देन प्लीज़ रिमेंबर द करेक्ट थिंग्स। ये जो फॉर्मूलाज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अगले लेक्चर में यूज़ करेंगे तब आपको रियलाइज होगा ये चीज़ का। बाय दिस टॉपिक, मतलब एक बार हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें इस टॉपिक की, इसके बाद में इस चैप्टर का सिर्फ एक छोटा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट और बाकी है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं वो हमें डिस्कस करना है, एंड दिस चैप्टर विल बी वाइंडेड अप। तो मान के चलो अगले 2 लेक्चर में, इसके बाद में अगले 2 वीडियो लेक्चर में चैप्टर वाइंड अप होने वाला है मेरी तरफ से, बट आपकी तरफ से हो रहा है या नहीं हो रहा है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। प्लीज डू इट सिंसियरली। असाइनमेंट जितने भी दिए थे आई थिंक आपने सब सिंसियरली करे हैं। इसके बाद में भी चैप्टर एंड होने के बाद में मैं एक और एक्सरसाइज, वो थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी, वो भी अपलोड करूंगा फॉर योर प्रैक्टिस। यू हैव टू डू इट सिंसियरली, तभी मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा, उससे पहले मैं अगला चैप्टर शुरू नहीं करूंगा जब तक मेरे पास सभी बच्चों का ये नहीं आ जाता कि हमें ये चैप्टर एकदम सही से आ गया है, कोई डाउट्स नहीं है, सभी क्वेश्चन आपने जो एक्सरसाइज के दिए सब सॉल्व हो गए, तभी मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा। हालांकि अभी उसमें टाइम है, 2-3 वीडियोस का टाइम है, लेकिन वो होगा तभी जब आप लोग का ये चैप्टर पूरा फर्मली अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज कीप रीडिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। कोई भी डाउट्स हो कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हो। क्लियर?